हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, बात कर लेते हैं अपन अपने टॉपिक की। ठीक है, टॉपिक लेंगे आज अपन नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर कोरोलियस फोर्स। टॉपिक क्या लेंगे आज अपन? नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर कोरोलियस फोर्स। ठीक है, उस पीछे वाले की तरह ही बात करते हैं। वो अपन ने कहाँ से फेंका था? ऊपर से नीचे की ओर फेंका था। ठीक है, अब ये क्या लेंगे अपन? नीचे से ऊपर की ओर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को किसकी ज़रूरत होगी? उसी धरातल की ज़रूरत होगी। ये लो जी, ये अपन ने क्या बना दिया? धरातल। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, ए से m द्रव्यमान का पिंड। ठीक है, ए से m द्रव्यमान का पिंड वेग u के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर अपन m द्रव्यमान का कोई पिंड लेते हैं और जिसका वेग क्या है वहाँ पे? u वेक्टर। ये लो जी, ये अपन ने कोई वेग ले लिया, पिंड ले लिया। ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे? ऊपर की ओर फेंकेंगे और किसके साथ? m द्रव्यमान के साथ। ठीक है, कहने का मतलब इस पिंड का मास क्या हो जाएगा? m, और वेग क्या हो जाएगा? u वेक्टर। ठीक है, अब अपन इसको a बिंदु से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये ऊपर की ओर ना जाके ये कहाँ चला जाता है? इधर। क्यों? क्योंकि ये गतिशील है। ठीक है, और गतिशील वस्तु के ऊपर कौन सा बल कार्य करता है? कौन सा फोर्स कार्य करता है? कोरोलियस फोर्स। तो देखो, इसको एक बार डिनोट कर दो इस डॉट 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 वाली लाइंस। ये लो जी, अब ये जो पिंड है जिसका वेग u वेक्टर है वो सीधा ना जाके कहाँ चला जाता है? थोड़ा टेढ़ा चला जाता है। ठीक है, और इसको आप नाम दे देना पॉइंट B। ओके जी, तो कहने का मतलब क्या है? पिंड का प्रारंभिक वेग u वेक्टर के साथ ऊपर की ओर फेंक दिया। ठीक है, यहाँ कोरोलियस बल के कारण वह उच्चतम बिंदु B पर जाता है। अच्छा मैडम, अब ये B पे गया, अब तो कम से कम सीधा आएगा ना? आप क्या कहोगे कि अरे अब तो पहले तो इसको आपने सीधा फेंका था तो ये टेढ़ा चला गया, अब अगर ऊपर से नीचे आएगा वापस तो ये सीधा आएगा। ना ना, बिल्कुल भी सीधा नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? फिर भी ये टेढ़ा ही आएगा। तो देखो, फिर बिंदु B से कहाँ आ जाता है? वो इस C पर आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो आप C। ओके जी, अब ये A से B तक, और इसको आप एक लाइन से डिनोट कर दो। ये लो जी, ठीक है, इसको आप पॉइंट नाम दे दो बीच में D। क्लियर है? यहाँ तक कुछ नहीं किया है। यहाँ से एक पिंड पॉइंट A से अपन ने ऊपर की ओर फेंक दिया जिसका वेग कितना है? u वेक्टर, और मास कितना है? m। अब ये जो पिंड है ये सीधा ना जाकर कहाँ चला जाता है? उच्चतम बिंदु B के ऊपर चला जाता है। फिर भी ये बिंदु A से u सीधा ना आकर कहाँ आ जाएगा? इस पॉइंट C के ऊपर आ जाएगा, और इन दोनों के बीच की लाइन को अपन ने किससे डिनोट कर दिया? पॉइंट D से। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, आ जाओ जी। अब अपन क्या करेंगे? A से B तक जाने का कुल क्षैतिज विस्थापन कितना होगा? अब अपने को क्या करना है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पर ये डिस्टेंस आएगी कब? ये देखो, ये पहले ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तभी तो ये वाली डिस्टेंस बनी। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना। यहाँ A से
बी तक जाने का कुल क्षैतिज विस्थापन, ठीक है। जो डिस्टेंस अपन अक्स बोलेंगे उसको अपन नाम दे देते हैं विस्थापन। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अपन ने क्षैतिज विस्थापन क्यों बोला? अरे भाई धरातल को आप क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टली तो बोलते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? ए से बी तक टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं अक्स। क्लियर है? चलो जी, अब करेंगे ए से सी तक आने का कुल क्षैतिज विस्थापन कितना हो जाएगा? ए से सी तक जाने का टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इसको तो अपन ने अक्स बोल दिया। अब ए और सी, कहने का मतलब ये ए पहले बी पे गया और फिर सी पे आया। तो अगर ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाला है अपन ने, तो अपने को ए और सी के बीच का टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होगा। तो ए से लेके सी तक का बीच का टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपन कितना लिख देंगे? अक्स डैश। क्लियर है? ये अपना डायग्राम देखो। अब अपन क्या बात करते हैं? आप लोगों को पता है ऊपर की ओर फेंका है, तो ये जो अपन यहाँ पे क्या लेंगे कि इस धरातल के लंबवत कौन सी डायरेक्शन होती है? जेड डैश। कौन सी होती है? जेड डैश, जो कल वाले टॉपिक के अंदर भी लिया था अपन ने। और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगी? के कैप डैश। क्लियर है? अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, जी वेक्टर। तो क्या अपन इसको इससे लिख दे? जी माइनस के कैप डैश। क्लियर है डायग्राम? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अब अपने को इस डायग्राम के अंदर या फिर नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के ऊपर निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर वो वस्तु एक बार ही ऊपर गई है, ठीक है, अपन ने उसको फेंक दिया। अगर वो अपन ऊपर की ही बात करते हैं तो अपने को एक डिस्प्लेसमेंट निकालना था, पर वो ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ आ रही है। तो कहने का मतलब अपने को यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्लियर है? एक तो निकालेंगे अपन ए और डी के बीच डिस्प्लेसमेंट अक्स, और एक निकालेंगे अपन ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट अक्स डैश। कहने का मतलब पूरे टॉपिक के अंदर अपने को लास्ट में रिजल्ट किस किस के बीच निकालना है या फिर किसका निकालना है? एक्स और अक्स डैश का। क्लियर है यहाँ तक डायग्राम? आगे चलो। अब अपन सर्वप्रथम स्टार्टिंग में किसकी बात करेंगे? ए से बी तक जाने के लिए कोरोलियस फोर्स की गणना करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये अक्स निकालते हैं। अक्स कब आएगा? जब ये ए से बी तक जाएगा तब आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे? गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आ जाओ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप लोग जानते हो गति का प्रथम नियम क्या होता है? v वेक्टर डैश इक्वल u वेक्टर माइनस जी टी, यही होता है, सॉरी ए टी प्लस ए टी। ओके, अब अपन जानते हैं कि यहाँ पे u वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वेग कितना हो जाएगा यहाँ पे? u के कैप डैश। ठीक है, इस u के साथ ये के कैप डैश भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लंबवत ये वाली जेड डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो है इसके समांतर कौन सी डायरेक्शन है? जेड डैश। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? के कैप डैश लिख देंगे। क्लियर है जी? अब ए वेक्टर इक्वल, ठीक है, ए वेक्टर इक्वल अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे? जी, और जी आप लोग जानते हो क्या होता है? माइनस जी के कैप डैश।
क्लियर है यहाँ पे। अब ये दोनों वैल्यू अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो v वेक्टर डैश इक्वल u की कैप डैश माइनस g की कैप वेक्टर डैश। ओके जी। अब अपन यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, देखो अरे साथ में t भी तो चल रहा है ना, gt की कैप डैश। ओके, अब अपन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं k कैप डैश, तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, देखो u वेक्टर, अच्छा u माइनस जी टी और k कैप डैश। ठीक है जी, ठीक है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, v वेक्टर डैश इक्वल u वेक्टर प्लस at। ठीक है, u वेक्टर क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अपन ने क्या लिखा, u k कैप डैश। अभी अपन बात क्या कर रहे हैं, देखो a से b तक, ठीक है, ऊपर ही जा रहे हैं, तो इसके समांतर में ये वाली जेड एक्सिस होगी कि नहीं होगी, होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, k कैप डैश। और a वेक्टर की वैल्यू आप पीछे भी निकाल चुके हो, ये वाली होती है, यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से k कैप डैश कॉमन ले लिया, तो अपने पास ये इक्वेशन आई और इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। ओके जी, यहाँ तक। चलो जी, अब अपन बात करते हैं वो ही पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर, अर्थ की एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, वो ही ओमेगा वेक्टर। और ओमेगा वेक्टर के बीच अपन ने वो जो अक्षांश कोण लिया था वो कितना लिया था, लैम्डा। तो कहने का मतलब अपने को किसके घटक लिखने हैं, ओमेगा ओमेगा वेक्टर के लिखने हैं, जो अपन ने उसी जी लैम्डा वाले के अंदर निकाले थे। तो लिख दो फिर, ओमेगा वेक्टर इक्वल क्या हो जाएंगे, जे कैप कोस, जे कैप ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। ओके जी, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। ये लो जी। अब अपन क्या करते हैं, ये जो पिंड था इसका वेग तो u लिया था और अपन ने एक m द्रव्यमान भी लिया था साथ में बोला था स्टार्टिंग में। तो यहाँ m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला कोरोलियस फोर्स क्या करेंगे, थर्ड स्टेप अपनी होगी कि m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला कोरोलियस फोर्स आप लोग पीछे निकाल चुके हो, क्या होता है, एफसी वेक्टर इक्वल -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर डैश, यही ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, यही होता है। तो लिख दो यहाँ पे एफसी वेक्टर -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, इसको इक्वेशन दे दो 3। ओके जी, अब अपन क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 3 और 2 कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 और 2 सॉरी, अच्छा 1 और 2 को कहाँ पुट करेंगे अपन, इक्वेशन 3 के अंदर। ठीक है, वो ही डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे, देखो पुट कर देना इक्वेशन 1 एंड 2 को कहाँ, इक्वेशन 3 के अंदर। तो कैसे बनेगी अपनी इक्वेशन, देखो एफ सी वेक्टर इक्वल -2m, ये क्या हो जाएगा, आई कैप डैश जे कैप डैश और के कैप डैश। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इक्वेशन 2 की। तो इसके अंदर क्या है, आई कैप डैश की वैल्यू है, नहीं है, तो क्या लिख दोगे 0। ये लो जी, जे कैप डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, के कैप डैश की वैल्यू कितनी है, ओमेगा साइन लैम्डा। इक्वेशन 1 के अंदर देखो ना आई कैप डैश की वैल्यू है ना जे कैप डैश की वैल्यू है, तो ओनली किसकी वैल्यू है, के कैप डैश की वैल्यू क्या है 0,
0 u माइनस जी टी, यही है, ठीक है। तो अब अपन इसको इससे सोल्व करते हैं, देखते हैं फिर अपने पास एफ सी की वैल्यू क्या आती है। हाँ जी, -2m, आई कैप डैश की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, कहने का मतलब ओनली ऑन यहाँ पे अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, आई कैप डैश की वैल्यू आएगी। बाकी की जे कैप डैश और के कैप डैश को आप मल्टीप्लाई करोगी तब क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे, सोल्व कर लेना, एक स्टेप में छोड़ रही हूँ। आई कैप डैश की वैल्यू ओनली किसकी वैल्यू आएगी, आई कैप डैश की, तो 2m जी कोश लैम्डा, और ये पहले से माइनस का है और इसकी वैल्यू भी माइनस की है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो u माइनस जी टी और माइनस का आई कैप डैश, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे देना 4, सोल्व कर लेना। मैंने सोल्व नहीं किया, इस डिटर्मिनेंट को आप लोग सोल्व करोगे और फिर देखना एफ सी की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। अब क्या कर दोगे, एफ सी वेक्टर इक्वल -2mg कोश u माइनस जी टी आई कैप डैश। अच्छा जी, हाँ इसको हटा दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो जी, कोई मतलब नहीं है, आई कैप डैश लगाओ ना लगाओ, ओके। अब अपन क्या करेंगे, बात क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे से लेके ऊपर की ओर जा रहे हैं। कल वाले में भी अपन ने किसके अंदर बात की थी, वो कौन से हेमिस्फेयर के अंदर बात की थी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर बात की थी। अब ये वाली भी अपन किसके अंदर बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर बात कर रहे हैं। तो अब देखो, अगर अपन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, तो फेंकी गई वस्तु पर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए तो लगने वाला जो कोरियोलिस फोर्स है वो कहाँ लगेगा, अरे भाई कहाँ लगेगा, नीचे से लेके ऊपर अपन ने किसी वस्तु को उत्तरी गोलार्ध में नीचे से ऊपर की ओर फेंका है, यूं खड़े होके यूं फेंका है, ठीक है। तो इसके अंदर कोरियोलिस फोर्स कहाँ लगेगा, ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं न्यूटन के अनुसार m द्रव्यमान के पिंड पर बल। देखो मास अपन ने एक लिया था m, ठीक है, एक बार तो इस m मास के लिए कोरियोलिस फोर्स कार्य करेगा, ठीक है, जो अपन निकाल चुके हैं। अब इसी मास के लिए अपन क्या कर रहे हैं, न्यूटन के अनुसार m द्रव्यमान के पिंड पर बल F है। देखो जी, न्यूटन के अनुसार वो ही कल वाली बात, देखो यहाँ तक तो सेम टू सेम है, कल वाला और ये आज वाला। तो न्यूटन के अनुसार m द्रव्यमान के पिंड पर बल F है। तो F इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है, ma होता है, ठीक है। अब F इक्वल ma की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, d स्क्वायर अक्ष अपॉन dt स्क्वायर होता है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5। क्लियर है यहाँ तक। देखो अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग कहाँ से की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन 1 आई, इक्वेशन 3 अपन कहाँ से लेके आए, इक्वेशन 1 आई, इक्वेशन 2 कहाँ से लेके आए, अरे जब अपन धरातल की बात कर रहे हैं तो पूरी पृथ्वी आ रही है, इसके अंदर अर्थ आ रही है, तो अर्थ के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कौन सा कार्य करता है, ओमेगा करता है। ओमेगा जब कार्य करता है तो वहाँ पे अक्षांश कोण क्या माना था अपन ने, लैम्डा माना था, तो उसके घटक अपन ने यहाँ पे लिख दिए। ओमेगा वेक्टर का घटक अपन ने उसी अक्षांश कोण वाले के अंदर निकाला था जब वो एंगुलर मोमेंटम करता है वहाँ पे पृथ्वी के अर्थ के अंदर,
तो उसका निकाला था, ये यहाँ पे अपन ने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या किया यहाँ पे, अगर वस्तु गतिशील है, m द्रव्यमान की जो वस्तु अपन ने ली थी वो गतिशील है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स कार्य करेगा? कोरोलियस फोर्स कार्य करेगा, जिसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद उसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख के अपन ने इक्वेशन 4 निकाल ली। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अपन ने किया कि जो m द्रव्यमान की जो वस्तु ली थी उसके ऊपर क्यों निकाल रहे हैं अपन ये d²/dx, क्योंकि अपने को वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो देखो न्यूटन के अनुसार m द्रव्यमान के पिंड पर बल क्या होता है? हमेशा कोई भी वस्तु ले लो आप, उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो न्यूटन के नियम के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पे न्यूटन के अनुसार m द्रव्यमान के पिंड पर बल अपन ने क्या ले लिया? F=ma। ए की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है। ठीक, क्लियर है यहाँ पे? अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 दोनों के अंदर फोर्स है ना, दोनों के अंदर फोर्स है। वो एक अलग बात है कि इसके अंदर कोरोलियस फोर्स है और इसके अंदर क्या है? न्यूटन का फोर्स है। ओके, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 क्या होनी चाहिए? आपस में समांतर होनी चाहिए। अगर समांतर करोगे तो इसका मोड लोगे, मोड लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? वेक्टर इसका हट जाएगा। तो इन दोनों को अब अपन क्या कर देंगे? इक्वल में लिख के सोल्व करते हैं, देखते हैं फिर अपना क्या आता है। आ जाओ जी, बाकी का तो कोई काम है नहीं, इसको हटा दो यहाँ से। चलो जी, इक्वेशन 4 व 5 समान होने चाहिए। इक्वेशन 4 और 5 को अपन समान करते हैं, पर इक्वेशन 4 के अंदर तो वेक्टर है, इक्वेशन 5 के अंदर वेक्टर नहीं है। अगर वेक्टर है तो मोड कर दो उसका, मोड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? F=FC। F की वैल्यू क्या है? md²x/dt²। और FC की वैल्यू क्या है अपने पास? -2m ओमेगा। अच्छा जी, -2m ओमेगा नहीं लगाया बीच में। ये भाई ओमेगा भी है यहाँ पे, है ना? ठीक है, ये जी की जगह क्या है यहाँ पे? सॉरी, ओमेगा है। ठीक है, जी की जगह क्या है यहाँ पे? ओमेगा है। ओके, तो चलो अब अपन बात करते हैं 2m ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस जी टी है। ओके, चलो जी, अब इस m से क्या कर दो? इस m को कट कर दो, तो फिर क्या करोगी? बचा क्या? d²(dt²) ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस जी टी, ये बचा। अब अपने को यहाँ से वैल्यू किसकी चाहिए? या फिर देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, d²(x/dt²) -2 ओमेगा कोस, अच्छा जी, 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा, जी कोस लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा? u/g माइनस टी। क्या हो जाएगा? u/g माइनस टी। जी को कॉमन ले लिया तो यही बचा अपने पास। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन का क्या कर देंगे अपन? इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इस इक्वेशन का क्या कर दे अपन? इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी कर दो। तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx/dt इक्वल -2 ओमेगा जी कोस लैम्डा u/g माइनस टी और dt प्लस
सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें अपन, माइनस 2 ओमेगा जी कोस लेमडा बाहर निकाल लो, 2 ओमेगा जी कोस लेमडा जी को बाहर ले लो और अंदर क्या बचा, u अपॉन जी माइनस टी, u अपॉन जी। इसका करेंगे तो एक बार t हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस सी। ओके जी, अब क्या करेंगे, देखो इस कंडीशन के ऊपर वो ही कल वाली कंडीशन यूज करेंगे। अपन ने किसको जीरो बनाया था, टी को जीरो लिया था। ठीक है, देखो मेरे पास फिलहाल वस्तु हाथ में है। ठीक है, अब मेरे पास वस्तु हाथ में है, उसको मैंने फेंका नहीं है। जब वस्तु मेरे हाथ में है तो उसके ऊपर आप टाइम निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, t इक्वल जीरो पर वस्तु क्या है, मेरे हाथ में थी तो स्थिर थी। अगर स्थिर थी तो वहाँ पे t समय क्या होगा, जीरो होगा, तो वेग भी कितना होगा, वहाँ पे जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैंने इस जगह t इक्वल जीरो रख दिया तो ये पूरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अगर ये पूरी वाली टर्म जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो ये भी कितना हो गया, जीरो। तो अपन क्या करेंगे, देखो t इक्वल जीरो पर, t इक्वल जीरो पर ये क्या है अपना, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो dx अपॉन dt वेग, वेग भी क्या हो जाएगा अपने पास, वेग जीरो होगा। ठीक है, रख के देख लेना, t की जगह जीरो रखोगे तो ये पूरी वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो होगी तो वेग भी क्या होगा, जीरो होगा, और वेग जीरो होगा तो इस c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो c इक्वल जीरो। ये पूरी कंडीशन अपन ने काम में क्यों ली, ओनली इस c को हटाने के लिए। ठीक है, तो आ जाओ, अपने पास इक्वेशन क्या बनी यहाँ पे, dx अपॉन dt इक्वल माइनस 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा u अपॉन जी टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, यही बची। ठीक है जी, अब अपन क्या करेंगे, देखो इसको इक्वेशन दे दो 6। अब इस इक्वेशन का फिर से अपन इंटीग्रेशन करेंगे। समीकरण 6 जो है ना, इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर, किसको व्यक्त कर रही है, t पर वेग को व्यक्त कर रही है। ये इक्वेशन 6 जो है ये इस t के ऊपर इस वेग को व्यक्त कर रही है, इस t के ऊपर इस वेग को व्यक्त कर रही है। तो अपन क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन इक्वेशन 6 विद रेस्पेक्ट टू t, फिर से अपन इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन 6 का, किसके सापेक्ष करेंगे, उसी t के सापेक्ष करेंगे। तो अपने पास क्या आएगा, देखो करें, चलो आज x इक्वल, अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाली टर्म किस में आ जाएगी, x में आ जाएगी ना, तो माइनस ओमेगा जी, अच्छा जी, माइनस 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा u अपॉन जी टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 dt प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, या फिर इसका अपन यही कर दो, देखो u प्लस जी, t है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और ये टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3। ठीक है, और प्लस सी डैश, और साथ क्या चल रहा है, 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से बाहर क्या ले लेते हैं अपन, 2 ओमेगा जी कोस, अच्छा जी यहाँ से बाहर क्या ले लें, माइनस ओमेगा जी, इस 2 से ये 2 चला गया। ठीक है,
तो अब अपन क्या बचा अपने पास, ओमेगा जी कोस लेमडा u अपॉन जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी डैश। ओके जी। हाँ, अब वो ही पीछे वाली कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे अपन। कौन सी, t इक्वल 0 पर x इक्वल 0 है तो c डैश इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो t इक्वल 0 पर x इक्वल 0 होगा तो c डैश इक्वल भी क्या होगा, 0 होगा। अगर c डैश इक्वल 0 हो गया तो अपने पास क्या बचा, x इक्वल माइनस ओमेगा जी कोस लेमडा u अपॉन जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी आई अपने पास, इक्वेशन 7। हाँ जी, इक्वेशन 7 समय t पर विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। अब ये मत सोचना कि अभी आपने अक्ष निकाल लिया, नहीं, इतनी बड़ी डेरिवेशन है इसकी, बहुत बड़ी डेरिवेशन है। अभी तक तो इसका चौथाई पार्ट ही नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे अक्ष इक्वल इतनी वैल्यू आ गई अपनी, तो ठीक है। अब ये जो इक्वेशन 7 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टी पर विस्थापन को व्यक्त कर रही है। अब अपन क्या करेंगे, ए से बी तक जाने का जो समय है वो ज्ञात हो जाए। ठीक है, क्या करेंगे, अपन ने ऐसे कोई पॉइंट लिया था ए और बी। अगर अपने को इस ए से बी तक जाने का जो समय है ना, टाइम है, अगर वो ज्ञात हो जाए तो उस समय को यानी उस टी को अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 6 और 7 में रखेंगे। ठीक है, आई रिपीट, अगर अपने को ए से बी तक जाने का जो टाइम है वो अगर ज्ञात हो जाए, अगर अपने को मिल जाए, तो अपन इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 के अंदर वो टी की वैल्यू रखेंगे। तो हमें इस बिंदु P पर क्षैतिज विस्थापन मिलेगा, क्षैतिज विस्थापन मिल जाएगा। ठीक है, कब मिलेगा, अब अपने को 3 प्रोसेस और करनी है। कौन कौन सी, पहले तो अपन ए से बी तक जाने का टाइम निकालेंगे। ठीक है, यानी टी की वैल्यू निकालेंगे। वो टी की वैल्यू को अपन इक्वेशन 6 और 7 के अंदर पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद अपने को बी से ए तक के जो ए और बी का जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट था अक्स, वो मिलेगा। अगर अपने को अक्स मिल गया तो इस पॉइंट बी के ऊपर क्या मिल जाएगा, अपने को वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये 2 प्रोसेस और करनी है, तब जाके अपने पास ये ए और बी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है इसकी, तो अपनी आज वाली क्लास में नहीं हो